दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक, इस सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और बात करने आया हूं आज आपके समक्ष एक ऐसे मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम में जो कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस पे हमको तो कोई शक नहीं है। वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसको कॉमन सिविल कोड भी कहा जाता है। और इसकी बात छेड़ दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा 27 जून को ही मध्य प्रदेश भोपाल में जब वो भाषण दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। उस भाषण में बहुत सारी चीजें हुई, उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने कहा कि एक ही कुटुंब में दो कायदे कैसे चल सकते हैं। उसके बाद जो है बहस छिड़ी उसका एक पक्ष जो रखा जा रहा है कपिल सिब्बल साहब के द्वारा, बड़ा मजबूत पक्ष रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है लागू होना चाहिए, प्रधानमंत्री ये तो बताए या कोई तो ये बताए कि इसमें कौन से प्रावधान रखने वाले हैं। क्या इस देश में बसने वाली इतनी सारी जो है जातियां, हम और फिर उसमें भी सब डिविजन्स हैं, सबके रिचुअल, सबके तरीके, जीवन जीने की पद्धति, उनकी श्रद्धा आस्था का अगर मामला हो, वहां से लेके उनके कौटुंबिक जो नीति नियम होते हैं, वो हर चीज बहुत अलग है। तो कहाँ आपको एक यूनिफॉर्मिटी लानी है, ये कोई कहें, फिर कुछ उस पर बहस हो, फिर ये आगे जाके जो है चर्चा के अंत में ये तय हो सकता है कि भाई ये इसमें कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी जो है लगा के देश में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो कार्यक्रम लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, वो न करे। ये बात उन्होंने कही थी। इस बात पर हमने एक प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा। हमने उसमें कहा था कि इसका अगर सबसे ज्यादा कहीं विरोध होने वाला है तो वो विरोध आदिवासी समाज जो है हमारा, आदिवासी हमारे जो मूल निवासी भाई बहन है उनके द्वारा होगा। उसी पर आज बात करनी है। और मैं वो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि अभी से अगर इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दें अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में, तो हम हमारी बात को आप सबकी मदद और सहायता से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। तो ये आप जरूर करें, ये आपसे गुजारिश है। और अब मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा जो कि हमारे आदिवासी समाज के हैं। दृश्य जो है वो एक तरह से सांकेतिक है, मतलब क्योंकि आदिवासियों की बात करने जा रहा हूं तो आप उनकी रिचुअल्स वगैरह जो उसमें आपको देखने को मिलेंगे वो आप देखते जाइए। और मैं जो बात करने वाला हूं कि आदिवासी समाज इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, हालांकि किसी भी तरह की स्पष्टता नहीं है। एक चीज मैं और भी बता दूं कि विद इन दी बीजेपी ऑल्सो वो एक सुर उठ रहा है कि भाई अगर लगाना है तो आदिवासी समाज को, आदिवासियों को इससे जो है बाहर रखो, वरना बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। क्योंकि एक राज्य जो है वो वैसे भी जल रहा है ना। सिर्फ आपने एक चेंज कर दिया, जो ओबीसी में एक समुदाय को लाने की जो आपने जीत पकड़ ली और उसको कैसे भी करके लाए, उसके बाद वो जो कि जो बाहुल्य है वहां पे आदिवासियों का है वो जल रहा है। मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर अगर ये आपने जबरदस्ती कर दी तो फिर बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी। और आदिवासियों को लेकर देश में स्थिति क्या है, उनका संख्या बल 2011 के सेंसस के चलते क्या है, अब तो उसको भी 12 साल हो गए हैं, जो नया सेंसस नहीं हुआ है उसको लेकर। पर फिर भी उसको लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब 2011 में ये उनकी पॉपुलेशन थी तो अब वहां पे वो पॉपुलेशन क्या हुई होगी। और फिर उनकी जो रीत रिवाज से लेकर बहुत सारी चीजें हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको मेरी बात को सुनते रहिएगा। दृश्य जो है आप इसको आप साथ में देख सकते हैं और मैं आपको बताना अब शुरू करता हूं। ये हमारे मध्य प्रदेश के भील समाज के आदिवासी हैं। इनके कुछ रीति रिवाज और रिचुअल्स हैं, वो आपको अभी दृश्य जो आप देख रहे हो उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आदिवासी किसको कहते हैं भाई, है ना, डेफिनेशन है उसका, वो है जिसको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। उसमें भी अलग अलग बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो वो जो सरकारी जो यादी है, जो एक सूची है सरकारी, जो कहती है कि ये मुख्य प्रवाह से ये समाज अलग हो जाता है, अलग पड़ता है। इनका अपना खुद का एक समाज है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। ये लोग अपने नियम बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। ऐसे लोग सामान्य रूप से जंगल और पर्वत में रहते हैं। उनकी आदिमता, उनका भौगोलिक, उनकी अलग जो अलगाव है, जो अलगता उनकी है भौगोलिक रूप से, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो वो पिछड़ापन उनका है वो भी, और
ये सब चीजें जो हैं वो उनको अन्य वंशीय जुट जो हैं उनसे अलग कर देती है, और इसीलिए सामान्य भाषा में इनको आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, ये भी आपको बता दूं। अब सुनिएगा, देश में 705 आदिवासी समुदाय है। देश में 705 आदिवासी समुदाय है। 2011 की सेंसस की जो अगर हम बात करें तो उनकी तादाद देश में 10 करोड़ 43 लाख है, जो कि देश की कुल आबादी के 8% होते हैं। ये 2011 की बात कर रहा हूं, अब 2023 चल रहा है, आप समझ सकते हैं। 5 प्रदेश हमारे देश में ऐसे हैं जहां पे आदिवासियों की पॉपुलेशन, वहां की कुल पॉपुलेशन से 50% से ऊपर है, 50% से ऊपर है। अब मैं आपको कुछ 20 ऐसे राज्य की सूची गिनाता हूं जहां पे उन आदिवासियों की जो तादाद है वो बड़ी ऐसी है कि जिसको आपको नोटिस करना ही पड़ेगा। मैं गुजरात से ही शुरू करता हूं। गुजरात में बताया जा रहा है कि 15% जो है वो आदिवासी समुदाय की तादाद है पूरे प्रदेश में। राजस्थान में 13.5% है। लक्षद्वीप में 94.8% है, हालांकि वहां पे प्रफुल्ल पटेल साहब राज कर रहे हैं सरकार की ओर से। और छत्तीसगढ़ में 30.5%, तेलंगाना में 9.5%, गोवा में 10%, मध्य प्रदेश में जहां ये घटना हुई है, ये जो पेशाब कांड हुआ है, वहां पे 22%, महाराष्ट्र में 9.5%, झारखंड में 26%, उड़ीसा में 23%, छत्तीसगढ़ में 31% के आसपास, सिक्किम में 33.5%, ऑलमोस्ट 34% के करीब, मेघालय में 86%, ठीक है। मणिपुर जहां पे पूरा अभी आग चल रही है पूरी, वहां पे 41% है ना। मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%। तो ये जो है ये तादाद है। अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। आदिवासी समाज में अनेक प्रथाएं हैं जो कि सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके दायरे में आएंगी तो फिर वो खत्म हो जाएगी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है, वैसे ही एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। आसाम, बिहार, उड़ीसा में कुछ ऐसी आदिवासी समुदाय हैं जहां पे उत्तराधिकार का जो कानून है वो परंपरागत रूप से पालन किया जाता है। मेघालय में कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जहां पे मातृवंशीय प्रणाली है, मतलब कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, वहां पे मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। और इसी के कारण यहाँ की जो मिल्कियत है वो सबसे छोटी बेटी को, सबसे छोटी लड़की को कुटुंब में जो हो उसको वो जो है उसको मिलती है। ये बड़ी है, ये कई देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, गारो जनजाति जो है आदिवासी में, वहां कोई पुरुष जो है वो खासी समुदाय की लड़की के साथ शादी करेगा तो फिर उसको उस लड़की के घर में दामाद बन के वहीं रहना पड़ेगा। कुछ नागा जातियां ऐसी है जहां पे महिलाओं को मिल्कियत जो है वो विरासत में मिलती है, और वहां पे फिर आदि जाति के बाहर शादी करने पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है वहां पे, ये भी बताया जा रहा है। अब पॉसिबल है ना कि ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनाया जाएगा तो इनकी ये जो सांस्कृतिक विविधता है उसको ध्यान में न लिया जाए, और न लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो एक संस्था बनी हुई है, उसने 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहने के लिए कि भाई हमारे रिवाज, हमारे रवायत जो भी हैं और हमारी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसका रक्षण जो है, उस चीज का रक्षण, उसका संरक्षण जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, उसको कोई टच नहीं करेगा। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पे गए थे। अब जैसे मैं बताऊं, वो भिलाला करके एक आदिवासी समुदाय है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, भिलाला नाम है इनका, ठीक है। अब वो जो है वहां पे ऐसा है कि बिना शादी के साथ में पति पुरुष और स्त्री रह सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, और महिला जो है आदिवासी वो एक साथ कई शादियां कर सकती है। संथाल करके एक आदिवासी समुदाय है, वहां पे 12 तरह के विविध, मतलब 12
तरीके से शादी करने की परंपरा है, आप सोच के रखिए। और अगर आपकी पत्नी से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो पुरुष को अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। एक है आदिवासी समुदाय जिसको गौंड कहते हैं। इस समुदाय में पति के मृत्यु के बाद कोई भी महिला विधवा नहीं रह सकती, वो शादी कर लेती है। पति की मृत्यु होते ही महिला जो है उसकी शादी कंवारे लड़के से, मतलब बिल्कुल एकदम कंवारे लड़के से की जाती है, फिर चाहे वो उसका पौत्र भी क्यों ना हो। अब देखिए ये तो सबसे अलग परंपरा है, चाहे उस महिला का पौत्र भी क्यों ना हो, कंवारा लड़का होगा तो उससे भी शादी करवाई जा सकती है। देखिए अब भील समुदाय, जिसका मैं आप दृश्य भी दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, तो भीलों में विधवा विवाह और बहु विवाह, एक से ज्यादा पुरुष स्त्रियों का साथ का विवाह जो है, शादी है, उसका चलन है। भीलों में दहेज प्रथा है ही नहीं। उससे उल्टा ये है कि अगर लड़का है जो लड़की को, जिस लड़की के साथ शादी करेगा, तो उसको सब भेंट वगैरह, सोना देना, चांदी देना पड़ता है, गुड़ देना पड़ता है ना, गेहूं देने पड़ते हैं, पैसा भी देना पड़ता है। वो 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का हो सकता है। एक किगरासिया नाम की एक समुदाय है आदिवासियों का, तो उसमें भी देखिए अब कितनी आधुनिकता तो वहां है। वहां शादी से पहले पुरुष और स्त्री जो है वो साथ में रहते हैं और बच्चे के पैदा होने के बाद वो शादी करते हैं। ठीक है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 342 है, मैं आपको बता दूं, उसके तहत आदिवासी रीति रिवाज और विशेष सामाजिक परंपराओं को संरक्षण मिला हुआ है, और जिसके अंतर्गत वो एक से ज्यादा या एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी हो सकती है या पुरुषों के साथ शादी हो सकती है, और ये शादियां गैर कानूनी नहीं होती है। अब जो पूर्वोत्तर राज्यों की मैंने तादाद बताई आपको, जो उनकी संख्या है, तो वहां तो अब मैंने कहा ना कि वो तो 60% से ज्यादा ही हर एक पूर्वोत्तर राज्य में। मिजोरम की बात करें 94.4% आदिवासी बसते हैं। ठीक है। इसीलिए मिजोरम असेंबली ने यही साल में फरवरी में ही जो है यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ वहां पे जो है वो एक वो पास किया है, उसके विरुद्ध, है ना। उसमें कहा गया है कि जो देश में कहीं भी समान नागरिक संहिता को लेकर अगर कोई एक्शन ली जाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा मिजोरम के द्वारा। मेघालय, जहां पे 3 मुख्य जाति है, खसी, जैनतिया और गारो, यहाँ आदिवासियों के जो लग्न या शादी विवाह जो होते हैं, या फिर अगर डाइवोर्स भी होते हैं, किसी को अगर एडॉप्ट भी करना है या विरासत को लेकर कोई अगर बात होती है, तो उनके अपने अपने रिवाज है ना। और यहाँ के लोगों को डर है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो उनके रिवाज खत्म हो जाएंगे। और यही कारण है कि यही 30 जून को मेघालय के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वोत्तर में जो बीजेपी के मुख्य सहयोगी कहे जाते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता है कॉनराड संगमा, उन्होंने ये यूसीसी का विरोध किया और कहा कि भारत के वास्तविक विचार के विरुद्ध ये कानून होगा अगर लागू किया जाएगा। तो मेघालय के आदिवासी परिषदों के तीनों मुख्य कार्यकारी सभ्यों ने यूसीसी का विरोध करने का निर्णय ले लिया। नागालैंड, वहां भी लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। नागालैंड राज्य की रचना 1963 में संविधान की धारा 371A जो है उसके तहत की गई है, और उसमें 13th अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद भारत के बंधारण में उसको समावेश किया गया, उसके बाद की गई है। अब 30 जून को नागालैंड ट्रांसपेरेंसी पब्लिक राइट्स एडवोकेसी एंड डायरेक्ट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने विधायकों को एकदम सख्त चेतावनी दे दी है कि जो 14वीं नागालैंड की जो विधानसभा है, वो अगर किसी बाह्य दबाव के वश होकर यूसीसी के समर्थन में अगर बिल पास करेगी तो फिर वो बहुत गंभीर एक्शन, सीरियस एक्शन ली जाएगी। और ये यहां तक कहा गया है कि जो तमाम के तमाम 60 के 60 विधायक हैं नागालैंड के, उन सबके सत्तावार निवास स्थानों को आग लगा दी जाएगी। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक से सुनिएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा भी इसी में आता है। तो सिक्किम के सीएम की ऑफिस ने कहा है कि यूसीसी पर निवेदन जारी करने से पहले पार्टी उस पर एक बार चर्चा के लिए बैठक करेगी। अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे जो राज्य हैं, वहां पे यूसीसी पर ड्राफ्ट जब घोषित होगा, वहां तक जो है वो रिएक्शन नहीं देंगे, उसकी राह देख के बैठ रहे हैं। ठीक है। तो ये सब विरोध हो रहा है, और ये बहुत बड़ा समाज है देश का, और मूल निवासी है भैया यही लोग हैं यहाँ के। हम तो पता नहीं, हमारा काम, हम
को, हम सब में अगर कोई पुराने हैं इस देश में जो मूलतः इसी देश के हैं, तो यही तो लोग हैं। तो अगर इनकी खिलाफत अगर हुई तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। और ये जो विरोध हो रहा है इसी के चलते एक सोच उठी है, सुर उठा है कि भाई आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊं आपको, देश की कुल 543 लोकसभा बैठकें हैं, उसमें से 62 जो है वो वहां पे आदिवासी समुदाय का प्रभुत्व है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो रिजर्व्ड हैं वो 47 बैठकें हैं। ठीक है, 2019 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये रिजर्व्ड 47 शेड्यूल ट्राइब जो सीट्स थी उसमें से 31 सीट्स जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 मिली थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो ये आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले यूसीसी में आदिवासियों को शामिल करके कोई जोखिम जो है लेना नहीं चाहती है। ठीक है, अब ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन फिर यहां फिर तो और चक्कर हो जाएगा ना, मैं आपको बताऊं, यहां फिर और चक्कर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है, 230 विधानसभा बैठक में से 84 सीट्स ऐसी हैं जहां पे आदिवासी मतदार जो हैं वो निर्णायक भूमिका उनकी रहती है। इसलिए तो ये शिवराज सिंह चौहान को एक बहुत अच्छे अभिनेता की तरह वो दशमत नाम के उस आदिवासी व्यक्ति का जिसका घोर से घोर अपमान किया गया था उनके कार्यकर्ता द्वारा, उनको बिठा के उनके जो है वो पांव धोकर उनकी पूजा करके उनको शाल पहना के सम्मान करना पड़ा, क्योंकि वहां 84 सीट्स ऐसी है जहां पे आदिवासी मतदार जो है वो बहुत निर्णायक है। ठीक है, 2018 में वहां पे ये भारतीय जनता पार्टी ने 84 में से 34 सीट्स जीती थी। ठीक है, तो वो अब उसमें भी अगर जो है वो लफड़ा हो गया तो क्या करोगे फिर आप? तो ये सब चीजें हैं, तो इसी के लिए अब ये देखा जा रहा है। पर सवाल ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आदिवासी समाज को बाहर रखा जाए तो फिर क्रिश्चियन, फिर मुस्लिम और फिर और भी समाज बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, वो भी जो है फिर वही तो झंडा उठाएंगे। तो किस दिशा में हम अपने देश के स्थिति को लेकर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री मेहरबानी करके अगर इसका खुलासा कर दे तो देश पर बड़ी मेहरबानी हो, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो ये हमको विस्तृत रूप से आपको बताना था, ये हमने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस देश में आदिवासियों की स्थिति, वो विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी रीति रिवाज से लेकर हर चीज में क्या क्या है, मैंने आपको आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप तक वो ठीक से पहुंची है। तो ये बात हमारी जो है हमने आपको बताई इस कार्यक्रम में, वो कैसी लगी है ये हमको आप ये हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जरूर से बताइएगा। और बात हमारी अगर अच्छी भी लगती हो, सच्ची भी लगती हो, तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, हो सके उतना सब्सक्राइब करें और करवाएं दूसरों को भी। तो बस इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।